नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा एक बार फिर इतिहास के अगले भाग का डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज मध्य इतिहास के चौथे पार्ट पर डिस्कशन होगा और आज गुलाम वंश के बचे हुए पार्ट पर डिस्कशन किया जाएगा। कल तक अपन ने शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत की और ये देखा था कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? 5 वंश, जिनको अपन ने एक एक करके देखा था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश देखे थे। और फिर अपन ने ये देखा था कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला वंश माना जाता है गुलाम वंश को। अब गुलाम वंश कब से, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1526। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290। अब गुलाम वंश में कई राजा हुए। कल अपन ने लिस्ट की बात की थी। पहला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नाम था आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। फिर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। फिर इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद इसका भाई बहराम शाह, बहराम शाह के बाद इसका भाई महसूद शाह, फिर महसूद शाह के बाद बलबन का दामाद महमूद शाह और उसके बाद बलबन और कैकूबाद और अंतिम शासक क्यूमर्स। तो कल तक अपन ने गुलाम वंश के इन राजाओं पे चर्चा की थी और इन राजाओं में अपन ने सबसे पहले चर्चा की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कल तक आपको याद हो ये कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश। फिर और आगे देखा तो अपन ने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया कुतुब बख्तियार काकी के सम्मान में, जिसे पूरा किया था इसके दामाद इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान नामक खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण 1210 में अचानक इसकी क्या हो गई? मृत्यु। फिर इसके बाद इसका पुत्र बना था जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था इसका? आराम शाह। 1210 से 1211। लेकिन ये कैसा राजा था? अयोग्य। आज अपन अब शुरू करने जा रहे हैं आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश है कौन है? तो इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। चले देखते हैं अब इल्तुतमिश को। ठीक है, तो गुलाम वंश का नेक्स्ट राजा आज डिस्कशन कर रहे हैं अपन इल्तुतमिश। ये साइड में इसकी फोटो भी बनी हुई है इल्तुतमिश की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश, कई सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। इल्तुतमिश कब से कब तक रहा? तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद। ध्यान रखेंगे, कहा जाता है जो आराम शाह का पुत्र था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, उसे पद से हटाकर उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा करवाया। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यदि पूछा जाए पूरा किसने किया तो ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से परिवर्तित कर दिल्ली, यानी पहली बार क्वेश्चन ये आता है कि सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी किसने बनाई गई? तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली बनाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अभी तक राजधानी क्या थी? लाहौर। अब राजधानी परिवर्तित कर क्या बनाई गई? दिल्ली। और ये किसने बनाई थी? इसी कारण से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। ध्यान रखेंगे, इसी कारण से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला देखें।
ठीक है, तो इसे वास्तविक संस्थापक या पहला, देखिए संस्थापक पूछा जाए गुलाम वंश का तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को। ये भी पूछा जाता है, कई बार आया है। इसे हिंदुस्तान के सुल्तान की क्या दी गई थी? उपाधि। इल्तुतमिश को हिंदुस्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के बारे में एक इंपॉर्टेंट घटना और है, कहा जाता है इसने 40 तुर्क सरदारों का एक क्या बनाया था? संगठन, ग्रुप। ठीक है, 40 एक तुर्क सरदार संगठन बनाए और उसका नाम दिया था तुर्क ए चहलगानी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। क्या है तुर्क ए चहलगानी? 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसे तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में मंगोल जानते होंगे, एक देश है मंगोल। ठीक है, तो मंगोल नेता चंगेज खां का क्या हुआ था? आक्रमण। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां का क्या हुआ था? आक्रमण। और ये कब हुआ था? डेट याद रखना है, 1221 में। ठीक है, जिसे इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। तो ये भी याद रखेंगे। मंगोलिया याद होगा आपको, मंगोलिया देश जिसका राजधानी है उलान बटोर। तो मंगोल नेता चंगेज खां का आक्रमण हुआ था 1221 में। और घटना इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश की, यदि पूछा जाए, इल्तुतमिश के द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी जिसका नाम है एकता प्रथा। कई बार आप पुराने पेपर उठा के देखें, ये कई बार क्वेश्चनों में, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि लास्ट में मैं फिर एक क्विज इसकी दूंगा। अब ये क्विज उसी से बनेगा जिसने पूरा डिस्कशन किया हो, ध्यान से सुना हो। ठीक है, अन्यथा ऐसे आंसर लगाते हैं बी सी डी, या फिर किसी का देख के लगा दिया, ये सब चीजें करते हैं। ये देखा है कल मैंने। क्यों? रीजन ये नहीं है कि नहीं, रीजन ये है पढ़ाई नहीं, उनने पुराने वीडियो देखी नहीं। तो नेक्स्ट जब क्विज हो उसके पहले आपको पूरे पुराने वीडियो एक बार फिर देखना पड़ेंगे, तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। तो एकता प्रथा की इसने क्या की थी शुरुआत? क्या होता है ये? जिसमें सैनिकों को वेतन के बदले क्या दी जाती है? भूमि। वेतन के बदले भूमि का एक भाग दिया जाता है। तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग क्रम रखा था सैनिकों को। एकता प्रथा में सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का एक भाग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे जिसका नाम था टका, चांदी का सिक्का जिसका नाम था टका, और तांबे के सिक्के चले थे जिसका नाम था जीतल। तो ये भी कई बार आता है, टका और जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये भी किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। 1236 में कहा जाता है इसको बहुत ज्यादा बीमार हो गया और बीमारी के कारण इल्तुतमिश की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो इसके 2 और पुत्र थे। मैंने कल भी बात यही की थी कि ध्यान रखना है ये वाली चीजें कि इल्तुतमिश का ही एक पुत्र है बहराम शाह और इल्तुतमिश का ही दूसरा पुत्र है मसूद शाह। तो अब नियम तो ये है कि राजा की मृत्यु के बाद गद्दी की जवाबदारी किसके पास होती है? उसके पुत्रों के पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री राजा बनेगी और उसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। तो इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। तो अब नेक्स्ट चर्चा होगी रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। फोटो शायद दिखाई दे रही होगी आपको रजिया सुल्तान की। ठीक है, रजिया सुल्तान राजा बनी और ये कब से कब तक रही? तो 1236 से 1240। कब तक राजा रही? 1236 से 1240। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक। सबसे इंपॉर्टेंट और जर्नल एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन है? तो वो है रजिया सुल्तान। अभी तक 2 ही ऐसी महिलाओं के नाम आते हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, एक रजिया सुल्तान और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये पहली महिला शासिका मानी जाती हैं कौन? रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश ने कहा था मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र राजा नहीं बनेंगे बल्कि मेरी पुत्री रजिया सुल्तान राजा बनेंगे, और ऐसा ही हुआ।
कहा जाता है इल्तुतमिश का जो जब रजिया सुल्तान राजा बनी तो स्वाभाविक सी बात है इसके पुत्रों ने, इसके भाइयों ने, यानी रजिया सुल्तान के दो भाई थे, कौन कौन, एक का नाम था बहराम शाह और दूसरे का नाम था मसूद शाह। तो आप भी जानते होंगे कि भाई के रहते बहन गद्दी पर बैठ जाए तो निश्चित है कि भाई इसका क्या करेंगे, विरोध। लेकिन जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का एक क्या बनाया था, संगठन, इन तुर्क सरदारों ने रजिया सुल्तान की मदद की और इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया था, पर्दा प्रथा, चूंकि मुस्लिम संप्रदाय से थे तो बुर्का वगैरह पहनना ये सामान्य सी बात है, ठीक है, लेकिन इन्होंने उस पर्दा का क्या किया था, पर्दा प्रथा का विरोध किया था। ये खुद उसका पालन भी करती थी, कहती थी दरबार में ये बुर्का पहन के नहीं, दरबार में स्वयं काला कोट और लाल टोपी पहन कर जाती थी, काला कोट और लाल टोपी पहन कर जाती थी, कौन, रजिया। 1246 की एक इंपॉर्टेंट घटना है, कहा जाता है इनके भाई जो बहराम शाह और मसूद शाह थे, ये तो रजिया को नहीं हरा पाए, इन दोनों ने सेट किया भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को, इनसे कहा, अल्तुनिया से कहा कि तुम आक्रमण करो, किसके ऊपर, रजिया। तो 1240 की घटना है, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान पर क्या कर दिया, आक्रमण, और रजिया सुल्तान को हरा दिया, और हरा ही नहीं दिया, रजिया सुल्तान से विवाह भी कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कहा जाता है जो तुर्क सरदार थे, जब इनने उसके साथ विवाह कर लिया तो जिनने गद्दी पे बैठाया था उनमें मुख्य भूमिका किसकी थी, तुर्क सरदारों की। इन तुर्क सरदारों ने इसका, इस विवाह का क्या किया, विरोध। इनने कहा गलत बात है रजिया, आपको पिताजी ने राजा बनने के लिए कहा था, ना कि उनसे विवाह। इनने विवाह किया था, इसलिए तुर्क सरदारों ने विरोध किया, और परिणाम क्या हुआ इसका, तुर्क सरदारों ने रजिया को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया। जब इसे दिल्ली की गद्दी से हटा दिया तो कहा जाता है कि एक दिन जब रजिया, ठीक है, रजिया और अल्तुनिया, इसके साथ इनने क्या किया था, विवाह, अल्तुनिया के साथ एक जंगल में स्थान था कैथल, कौन सा स्थान था, कैथल नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय डाकुओं ने धन की लालच से, ध्यान रखेंगे, उसी समय डाकुओं ने धन की लालच से, इनने कहा राजा महाराजा हैं, यहाँ पे ठहरे हुए हैं, इनके पास अच्छा पैसा होगा, धन क्या, वो थोड़ी जानते थे कि ये भगाए हुए लोग हैं। कहा जाता है ठहरे हुए थे तो डाकुओं ने धन की लालच से इन पर आक्रमण कर दिया, और परिणाम ये हुआ जिसके कारण दोनों की क्या हो गई, मृत्यु। यानी रजिया तो गई, साथ में अल्तुनिया को भी ले गई। तो रजिया की मृत्यु तो हुई, साथ में मारा गया कौन, अल्तुनिया। एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार हैं एल्फिस्ट, कौन है इतिहासकार, एल्फिस्ट, ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया था, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है ये, तो एल्फिस्ट ने एक स्टेटमेंट कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो इसका नाम महान शासकों में गिना जाता। यानी रजिया कमजोर इसलिए थी क्योंकि वह कौन थी, स्त्री। यानी इतिहास भी ये कहते हैं, एल्फिस्ट ने भी कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो शायद इसका नाम इतिहास के महान शासकों में गिना जाता। यानी इसकी कमजोरी का फायदा था महिला होना, इसका फायदा भाइयों ने भी उठाया, इसका फायदा भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने भी उठाया। जब इसकी मृत्यु हो गई, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद अब कौन राजा बने, तो ये पता ही था कि अब कौन राजा बनेगा, उसके जो बाप बचे हुए भाई हैं या इल्तुतमिश के पुत्र हैं। तो इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह राजा बना। कौन बना, बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद राजा बना कौन, महमूद शाह। कौन बना, मसूद शाह। और लेकिन ये दोनों ही कैसे थे, अयोग्य थे। आप यहाँ शासन काल देखें, ठीक है, इतिहास में ये भी तय है, ध्यान रखेंगे, हर राजा के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, इतिहास भी उन्हीं के बारे में ज्यादा ब्यौरा देता है जिनने कुछ काम किए। ठीक है, अपन कई प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, उनको ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं जिनने कुछ कर गुजरे। यहाँ पर भी वही है, आप ये नहीं सोचेंगे कि हर राजा को डिटेल से पढ़ाया जाए। हाँ, जिनने इतिहास में काम किए, हो सकता है कोई ऐसा शासक रहे जैसे अकबर, जिससे अपन पूरे एक दिन में कहो अकबर भर पढ़ पाए,
और कई ऐसे राजा हुए पता चला कि एक दिन में 3-3, 4-4 या पूरे वंश पढ़ लें। तो ये है। तो जैसे जैसे इतिहास जितने महान शासक होंगे, अब जैसे यहाँ पर रजिया इंपॉर्टेंट है, ना तो बहराम शाह इंपॉर्टेंट है, ना मसूद शाह इंपॉर्टेंट है, ना महमूद शाह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तीनों कैसे थे? अयोग्य। केवल राजा बने। आप शासनकाल ही देखें, बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 42, इनका शासनकाल 42 से 46, मैं इनका शासनकाल 46 से 66। हालांकि इनका शासनकाल इसलिए लंबा खिंच गया क्योंकि इनकी मदद की थी किसने? बलबन ने। अब देखते हैं इसके बाद महमूद शाह। कहा जाता है बलबन के सहयोग से कौन राजा बना था? मसूद शाह। कौन राजा बना? मसूद शाह राजा बना। मसूद शाह को हटाकर महमूद शाह राजा बना। कौन राजा बना? महमूद शाह राजा बना। और यह कब से कब तक राजा रहा? 1246 से 1266 तक। और जब ये राजा बना था कौन? महमूद शाह। किसके सहयोग से बना था? तो कहा जाता है बलबन। ये मुख्य एक पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। जैसे नाम था बलबन, ऐसे बलवानी काम था किसके? बलबन के। कहा जाता है ये बलबन के सहयोग से। और क्यों इनने मदद की थी? क्योंकि महमूद शाह बलबन का कौन था? दामाद। अब इस बलवानी का परिचय, ठीक है, जो बलवान थे बलबन, इसका परिचय अपन कल देंगे। और कल बलबन को पढ़ने के बाद अपन गुलाम वंश से आगे बढ़ के खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे इसको समझते चलें, ठीक है, क्योंकि इतिहास है, डेट है, नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जाते जाते दो शब्द। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अब आपको ये दोनों में से सोचना है कि आप किस स्तर में अपने आप को रखते हैं। कामयाब करना बनना चाहते हैं या नाकामयाब? मतलब दुनिया जो कहती है कि आप कर नहीं सकते वो बदल दोगे, या दुनिया ने कहा और आपने अपने फैसले बदल दिए, आप ऐसे? ये आपके दृढ़ निश्चय से पता चलेगा, ठीक है, कि आपको फैसले बदलना है या दुनिया ने जो कहा है उस रिवाज को बदलना है। थैंक यू।